कॉम्पिटिटिव एजुकेशन सेंटर की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग जो पर्यावरण पर आधारित विभिन्न सम्मेलन हुए हैं उसके बारे में यहाँ डिस्कस करने वाले हैं, उसके एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। आप लोगों को मैंने एक टेलीग्राम पर पोल क्रिएट किया था जिसमें मेजॉरिटी थी कि एमसीक्यू क्वेश्चन हमें चाहिए, तो इसी के आधार पर ही ये वीडियो लेक्चर आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। अंत तक देखिएगा और इसमें हम लोग जो क्वेश्चन पढ़ेंगे उससे आसपास जो भी रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं उसको भी हम लोग प्रयास करेंगे कि इस एमसीक्यू क्वेश्चन में हम लोग सारे चीज़ों को कवर कर लें। ठीक है, तो थोड़ा अंत तक बने रहेगा और सारे चीज़ों को इत्मीनान से सुनिएगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डिटेल्ड जानकारी चाहिए रहेगी तो प्लेलिस्ट पर इसके जो चारों वीडियो लेक्चर हैं, हम लोगों ने इसमें 4 पार्ट में क्रिएट किया है, तो 4 पार्ट में आप इसके वीडियो लेक्चर डिटेल्ड में देख सकते हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की, जो हमारा है पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो अगर आप लोगों ने वीडियो लेक्चर देखा होगा तो सामान्य सा ये क्वेश्चन है, इसकी जानकारी आप डायरेक्ट दे सकते हैं कि जो हमारा पहला वीडियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था वह रियो डी जेनेरियो में हुआ था। अब यह जो रियो डी जेनेरियो है ब्राज़ील का एक शहर है। ठीक है, अब यहाँ से और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन यह भी बन सकता है कि यह कब आयोजित हुआ था। तो याद रखिएगा ईयर 1992 में 1992 में यह जो पृथ्वी शिखर सम्मेलन है यह आयोजित हुआ था। और जैसा कि आप लोगों ने देखा कि यह रियो डी जेनेरियो में आयोजित हुआ था। यह जो शिखर सम्मेलन है यह क्या था, तो यह याद रखिएगा यूनाइटेड नेशन का सतत विकास पर आधारित, यानी हम कह सकते हैं पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन था। यूनाइटेड नेशन का पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन था, ये चीज़ इसके बारे में याद रखिएगा। फिर इसमें और कुछ फैक्ट्स हैं, जैसे कि इस कन्वेंशन में या इस सम्मेलन में और कौन कौन से कन्वेंशन इंक्लूड थे, जैसे इसके अंतर्गत और कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें थी। तो इसमें मैंने आपको एक बताया था एजेंडा 21 के बारे में। एजेंडा 21 यह भी रिलेटेड है किससे, पृथ्वी शिखर सम्मेलन से। ये क्या है इसके बारे में आप डिटेल में जाकर वीडियो जो प्लेलिस्ट में बना हुआ उसको देख सकते हैं। एजेंडा 21 किससे संबंधित था, डायरेक्ट पूछ दिया जाए तो आपको यहाँ याद रखना है पृथ्वी शिखर सम्मेलन के जो पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन था। ठीक है, 1992 में हुआ था। कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता पर सम्मेलन जो हुआ था, जिसे हम जैव विविधता अभिसमय भी कहते हैं, यह भी रिलेटेड है प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन से। एक याद रखिएगा UNFCCC यानी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यह भी संबंधित है किससे, पृथ्वी शिखर सम्मेलन से। और एक चीज़ और याद रखिएगा UNCCD यानी यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, मरुस्थलीकरण पर आधारित यह एक सम्मेलन था, कह सकते हैं। यह भी संबंधित है पृथ्वी शिखर सम्मेलन से। और ये जो पृथ्वी शिखर सम्मेलन चाहे 1, 2 या 3 तीनों बात करें तो यह सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर आधारित था, अर्थात सतत विकास पर आधारित सम्मेलन था। तो इतनी सारी चीज़ें जानकारी आपको एक ही क्वेश्चन पे यहाँ पास मिलती है। आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो यहाँ पास ये तो फिर से उसी टाइप का ही क्वेश्चन लग रहा है। यहाँ पास आप देख सकते हैं कि पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था, तो जैसा कि मैंने बताया कि रियो डी जेनेरियो में हुआ था, ब्राज़ील का एक शहर है। एक चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा 1992 में हुआ था। तो यहाँ से अब मेरे ख्याल से आपको दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन रियो डी जेनेरियो में 1992 में हुआ था, जो सतत विकास पर आधारित था। फिर हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर है रियो डी जेनेरियो में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था। तो अभी मैंने इसको बताया, अभी आप ध्यान से अगर आप लोगों ने सुना होगा तो मैंने इसमें कहा था कि यह यूनाइटेड नेशन का पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन है संयुक्त राष्ट्र का, यानी यूनाइटेड नेशन का। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन एसएफ में पूछा भी जा चुका है। ठीक है, एसएफ में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है, निम्न में से किसको रियो प्लस 10 के नाम से जाना जाता है। अब देखिए अभी हम लोगों ने पढ़ा पृथ्वी शिखर सम्मेलन के बारे में, जो कब हुआ था, तो ये याद रखिएगा 1992 में, अभी मैंने बताया। ठीक है, 1992 में हुआ था पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो पहला था। अब पृथ्वी जो द्वितीय सम्मेलन था, इसके 10 वर्ष बाद इसकी जब वर्षगांठ मनाई गई तो यह मनाया गया 1992 से 10 वर्ष बाद, अर्थात 2002 में। और यह जो 2002 का सम्मेलन हुआ था यह जोहान्सबर्ग में हुआ था। ठीक है, यह जोहान्सबर्ग में हुआ था। और फिर इसी को कहा जाता है क्या, रियो प्लस 10। और फिर इसी के 20 वर्ष बाद जो हुआ, तो जो 20 वर्ष बाद होगा इसको कहा जाएगा रियो प्लस 20। ठीक है, और यह फिर से रियो डी जेनेरियो में होगा। तो यहाँ बस अब रियो 10 के बारे में पूछा जा रहा है। तो देखिए जो रियो
फर्स्ट है, या हम कह सकते हैं पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो पहला है, रियो फर्स्ट ना कहकर इसे हम पृथ्वी शिखर सम्मेलन पहला कहते हैं, इसे दूसरा कहते हैं और इसे तीसरा कहते हैं। तो बात हो रही है यहाँ रियो +10 की, अर्थात इस वाले सम्मेलन की। तो देखिए यहाँ पर जो पृथ्वी रियो +10 के बारे में कहा जा रहा है, तो अभी मैंने बताया कि रियो +10 जो है वह आयोजित हुआ था कहाँ पर, वह आयोजित हुआ था जोहान्सबर्ग में, ठीक है। साउथ अमेरिका का एक शहर है, आप कह सकते हैं जोहान्सबर्ग, वहाँ आयोजित हुआ था और 2002 में आयोजित हुआ था। लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन 1 दिख रहा है रियो डी जेनेरियो में अर्थ समिट 2002, तो 2002 में जो हुआ था वो रियो डी जेनेरियो में नहीं हुआ था, वह मैंने बताया कि जोहान्सबर्ग में हुआ है। तो ये ऑप्शन तो यहाँ पर गलत हो जाता है, ए वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए बी में ऑप्शन जो दिया है कि जोहान्सबर्ग में धारणम विकास पर विश्व समिट, ठीक है। तो जोहान्सबर्ग में यह आयोजित हुआ था, यह बिल्कुल सही है और आपका यहाँ पर जो आंसर सही आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, ठीक है। जो रियो +10 के नाम से जाना जाता है वह आयोजित हुआ था जोहान्सबर्ग में, और धारणम विकास पर अर्थात यह सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर आधारित था। तो यह बिल्कुल सही है, जो पृथ्वी सम्मेलन फर्स्ट, रियो +10 और रियो +10T, ये तीनों के तीनों पृथ्वी जो सम्मेलन हैं वह सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर ही आधारित थे। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसका गठन हुआ था, ठीक है, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो अभी मैंने बताया कि इसका जो गठन हुआ था वह हुआ था पृथ्वी सम्मेलन में, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में जो 1992 में। तो आप यहाँ पर 1992 में देखिए किस में है, तो यह दिया हुआ है इस बी ऑप्शन में, रियो डी जेनेरियो में 1992 में संयुक्त राष्ट्र के पर्यावरण विकास सम्मेलन में इसका जो है डेवलपमेंट किया गया था, या यह आया था, यह कन्वेंशन यह कह सकते हैं। तो ये आ जाएगा इसका आंसर बी। बाकी ऑप्शन आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैंने डायरेक्टली बता दिया है। यहाँ पर वायुमंडल में ओजोन कहाँ स्थित है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है, हो सकता है आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, क्योंकि ऐसे छोटे छोटे सवालों में कभी कभी कन्फ्यूजन आ भी जाता है। वायुमंडल में ओजोन कहाँ स्थित है, ठीक है। तो मैंने अलग अलग ओजोन मंडलों के बारे में आपको बताया हुआ है। ओजोन मंडल में जो समताप मंडल है, अर्थात जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रेटोस्फीयर, ठीक है, स्ट्रेटोस्फीयर। तो स्ट्रेटोस्फीयर में जो हमारा 90% ओजोन है, जो 90% ओजोन है वह इसी स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है। बाकी 10% जो पाया जाता है उसको हम लोग ओजोन नहीं कहते, लेकिन जो मुख्य ओजोन कहते हैं वह स्ट्रेटोस्फीयर अर्थात जो समताप मंडल में है उसे ही कहते हैं। तो ओजोन जो है वह स्ट्रेटोस्फीयर में अर्थात समताप मंडल में पाया जाता है। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिएगा, रियो 20 घोषणा पत्र का शीर्षक क्या था। अब यहाँ पर शीर्षक के बारे में पूछा गया है, तो उसका जो मुख्य शीर्षक था वह था द फ्यूचर वी वांट। इसके बारे में मैंने बताया भी हुआ है आपको, तो याद रखिएगा द फ्यूचर वी वांट इस रियो 20 का। अब रियो 20 कहाँ हुआ था, तो अभी मैंने बताया कि यह रियो डी जेनेरियो में ही हुआ था, ठीक है। लेकिन रियो जो 10 है वह जोहान्सबर्ग में हुआ था, अभी हम लोगों ने देखा। तो ये इसका फर्स्ट जो आंसर हो जाएगा वो फर्स्ट हो जाएगा, द फ्यूचर वी वांट, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जामों में पूछा हुआ है, अलग अलग एग्जामों में। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, तो यहाँ पर याद रखिएगा जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है यह संबंधित है ओजोन परत के अवक्षय को रोकने में, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आंसर बी, ठीक है। आंसर बी दिया हुआ है ओजोन परत का अवक्षय को रोकने में। आंसर 1 है वैश्विक उष्णता को रोकने के लिए। तो देखिए वो जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है वह उष्णता को रोकने के लिए नहीं किया गया था, बल्कि यह आयोजित किया गया था किसके लिए, ओजोन परत के अवक्षय को रोकने के लिए, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर बी। कुछ चीज़ें हैं मैं जो डायरेक्ट बताते चल रहा हूँ आपको, क्योंकि आपको वो चीज़ें मैं पहले में ही बता चुका हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है, ओजोन परत को नष्ट करने वाले पदार्थों को कम करने हेतु विशेष रोकथाम की कूटनीति है कि वैश्विक सहमति को निम्न में से कहाँ अंगित किया था। अब आपको यहाँ पर तो डायरेक्ट राइट टिक दिख जा रहा है, तो यहाँ पर मैं बता दूँ कि क्योटो प्रोटोकॉल जो था, देखिए अब यहाँ पर और भी कुछ प्रोटोकॉल दिए हैं, इसका सही आंसर तो हो जाएगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जैसा कि अभी मैंने जस्ट पहले बताया। अब जो दिया हुआ है क्योटो प्रोटोकॉल, तो यह क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है,
तो जो क्योटो प्रोटोकॉल है यह जलवायु पर आधारित सम्मेलन है, ठीक है। रियो डी जेनेरियो जो कॉन्फ्रेंस है वह सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर आयोजित होना है, ठीक है, यह उस पर आधारित था। वियना जो कन्वेंशन है यह किस पर आधारित है? तो वियना जो कन्वेंशन है यह आधारित था आपके ओजोन परत सम्मेलन पर, ठीक है, ओजोन परत सम्मेलन पर। अब यहाँ पर वियना आधारित है तो ओजोन परत पर सम्मेलन पर, लेकिन यहाँ पर इसकी बाध्यकारिता की बात नहीं की गई थी। मैंने इसको वीडियो लेक्चर में भी बताया गया है। यह वियना भी आधारित है ओजोन परत पर और मॉन्ट्रियल भी, लेकिन वियना में बाध्यकारिता नहीं की गई थी। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि विशेष रोकथाम की कूटनीति वैश्विक सहमति को कब अंगीकृत किया गया, यहाँ पर अंगीकृत करने की बात चल रही है, तो अंगीकृत तो किया गया था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में। इतनी सारी चीज़ें आपको इसमें याद रखनी है। दोनों संबंधित है, वियना और मॉन्ट्रियल, लेकिन मॉन्ट्रियल पर अंगीकृत उसको किया गया था, ठीक है। फिर आते हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए पहला कथन दिया हुआ है क्योटो प्रोटोकॉल सन 2005 से प्रभावी हुआ है। बिल्कुल सही, क्योटो प्रोटोकॉल 2005 से प्रभावी हुआ है। क्योटो प्रोटोकॉल मुख्य रूप से ग्रीन हाउस गैसों के निकास को कम करने से संबंधित है। अब देखिए क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो तो ग्रीन हाउस गैसों के निकास से संबंधित है, क्योंकि ग्रीन हाउस गैसें ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार होती हैं। और मैंने क्योटो प्रोटोकॉल जो बताया था वह COP3 का प्रोटोकॉल था, यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 3 जो आयोजित हुई थी उस पर लाया गया था यह क्योटो शहर में, ठीक है। तो यह जलवायु पर आधारित सम्मेलन था, तो इसलिए ग्रीन हाउस से भी संबंधित होगा, तो दूसरा भी सही है। लेकिन जो तीसरा स्टेटमेंट दिया है मीथेन की तुलना में कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस के रूप में 5 गुना अधिक प्रभावित होती है, ये कुछ सही नहीं लग रहा है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल 1 और 2, ठीक है। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कार्बन क्रेडिट का दृष्टिकोण इनमें से किस से शुरू हुआ, ठीक है। कार्बन क्रेडिट, अब देखिए कुछ कुछ शब्द मैंने बताए थे, कार्बन क्रेडिट, कार्बन ट्रेडिंग, ठीक है, और आप लोगों को एक क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म इसके बारे में बताया था। ये जो सारे शब्द हैं ये आए थे कहाँ पर? ये सब के सब क्योटो प्रोटोकॉल में ही आए थे, ठीक है। अब इसके बारे में डिटेल आपको देखना होगा कि क्या होता है कार्बन क्रेडिट, कार्बन ट्रेडिंग क्या है, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म क्या है, तो ये सारी चीज़ें आप वीडियो लेक्चर में जाकर देख सकते हैं। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जामों में पूछा गया है। तो इसका सही जो आंसर है 2 फरवरी को मनाया जाता है। देखिए 1971 में एक वेटलैंड पर आधारित सम्मेलन हुआ था जिसका नाम है रामसर सम्मेलन। रामसर सम्मेलन ईरान का एक शहर है रामसर, इस पर आयोजित हुआ था रामसर सम्मेलन। और यह जो आयोजित हुआ था 2 फरवरी 1971 को आयोजित हुआ था। तो 2 फरवरी 1971 को आयोजित होने के कारण ही इस दिवस को वेटलैंड दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा आंसर ए, ऑप्शन ए, ठीक है। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष समाप्त घोषित किया गया, ठीक है। क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष समाप्त घोषित किया गया? तो देखिए क्योटो प्रोटोकॉल जो है, क्योटो प्रोटोकॉल यहाँ पर जो इसका पहला चरण है, अभी पहले चरण की ही बात होगी क्योंकि इसका पहला चरण जो है आयोजित किया गया था 2008 से, इसको रखा गया था 2008 से 2012 इसका लक्ष्य रखा गया था। तो 2012 इस क्योटो प्रोटोकॉल की समाप्ति का लक्ष्य रखा गया था। लेकिन 2012 में एक सम्मेलन हुआ और उस सम्मेलन में इसकी अवधि को पुनः बढ़ाया गया था। तो 2020 में अब यह समाप्त हो रहा है, ठीक है, 2020 में अब यह समाप्त हो रहा है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसे याद रखिएगा, एंड ऑप्शन ए को, कि यह 2012 में समाप्त घोषित किया गया था, ठीक है, क्योंकि इसका पहला चरण समाप्त हुआ था 2012 में। पर्यावरण से संबंधित नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण से संबंधित कानकून समझौते को किस वर्ष अंतिम रूप दिया गया? अब याद रखिएगा जो कानकून समझौता है वह 2010 में आया था, ठीक है, 2010 में यह आया था। तो इसको याद रखिएगा, कानकून समझौता कब आया था? तो 2010 में यह आया था कानकून समझौता, ठीक है, ये आंसर याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कार्बन जमाव, कार्बन क्रेडिट्स के बारे में, स्वच्छ विकास क्योटो नवाचार युक्तों में से एक है।
पहला जो कथन है। दूसरा कथन है क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म के अंतर्गत कार्यान्वित होने वाली परियोजनाएं संलग्न वन देशों यानी एनेक्सर 1 जो मैंने बताया था देशों से संबंधित हैं। तो देखिए पहला ऑप्शन जो तो है कार्बन क्रेडिट्स के बारे में स्वच्छ विकास युक्ति CDM क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म क्योटो नवाचार युक्तियों में से एक है, तो ये सही है। अभी मैंने बताया कि CDM जो है वह क्योटो प्रोटोकॉल के तहत आया था। अब CDM के अंतर्गत कार्यान्वित होने वाली परियोजना एनेक्सर 1 देशों से ही संबंधित है, तो ये कुछ सही नहीं लग रहा है क्योंकि एनेक्सर 1 से ही नहीं, क्योंकि एनेक्सर 1 में तो विकसित देश हैं, लेकिन विकसित देशों को क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म लगाना कहाँ था, तो एनेक्सर 2 देशों में या जो गैर एनेक्सर देश हैं उन पर लगाना था। तो ये दोनों से संबंधित था, एनेक्सर 1 से भी और गैर एनेक्सर देशों से भी। तो इसमें जो आंसर सही होगा वह केवल ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, जो ऑप्शन ए है केवल एक वही सही होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बढ़ें तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है क्योटो उपसंधि वर्ष 2005 में लागू हुई थी। दूसरा है क्योटो उपसंधि मुख्यतः ओजोन परत की क्षीणता से संबंधित है। और तीसरा है मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में ग्रीन हाउस गैस के रूप में अधिक हानिकारक है। अब देखिए पहला जो ऑप्शन दिया है क्योटो उपसंधि 2005 में लागू हुई थी, बिल्कुल सही है। दूसरा इसमें कहा गया है कि क्योटो उपसंधि ओजोन परत की क्षीणता से संबंधित है। देखिए क्योटो जो उपसंधि है वह ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड थी, ना कि ओजोन परत से संबंधित, तो ये ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाता है, जबकि ऑप्शन ए सही है। फिर है मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में ग्रीन हाउस गैसों के रूप में अधिक हानिकारक है, तो ये भी सही है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन 1 और 3 सही होगा। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड जो एक ग्रीन हाउस गैस है इसकी मात्रा सर्वाधिक है, लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में ग्रीन हाउस गैस के रूप में अधिक हानिकारक है, तो यह स्टेटमेंट भी सही है। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा 1 और 3 होगा। फिर नेक्स्ट बात करते हैं समाचारों में कभी कभी दिखने वाले एजेंडा 21। देखिए एजेंडा 21 यहाँ पर आ रहा है, मैंने इसको स्टार्टिंग में ही बताया था। एजेंडा 21 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है यह धारणीय विकास के लिए एक वैश्विक कार्य योजना है। दूसरा है 2002 में जोहान्सबर्ग में हुए धारणीय विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन में इसकी उत्पत्ति हुई। अब देखिए एजेंडा 21 यह धारणीय विकास के लिए एक वैश्विक कार्य योजना है, ये तो बिल्कुल सही है क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंतर्गत इसको लाया गया था, तो पहला तो सही है। लेकिन यह जो है 2002 में नहीं लाया गया था, 2002 में नहीं लाया गया था, यह 1992 में ही आ गया था, तो इसके लिए केवल एक ही सही होगा, यानी ऑप्शन ए, केवल एक कथन ही सही है। फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं, वर्ष 2015 में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ हुआ था। अब देखिए वर्ष 2015 में जो जलवायु परिवर्तन सम्मेलन हुआ है वह हुआ था पेरिस में। ठीक है, पेरिस में हुआ था, इसको याद रखिएगा। वर्ष 2015 में जो जलवायु सम्मेलन हुआ है वह कहाँ हुआ था, पेरिस में हुआ था। और इस पेरिस के जो सम्मेलन है उसको COP21 के नाम से जाना जाता है, COP21। ठीक है, यह आयोजित हुआ था कहाँ पर, पेरिस में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन एवं भूमंडलीय तापन के संदर्भ में UNFCCC के अंतर्गत उस बाजार संचालित युक्ति का क्या नाम है जो विकासशील देशों को विकसित देशों की निधियां प्रोत्साहन उपलब्ध कराती हैं, निधियां या फिर प्रोत्साहन कह सकते हैं हम लोग, उपलब्ध कराती हैं ताकि वे अच्छी प्रौद्योगिकियां अपनाकर ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम कर सकें। अब यह जो है यह क्या कहला रहा है, यह जो युक्ति है वह क्या कहला रहा है, तो यह इसका जो आंसर है वह है स्वच्छ विकास युक्ति यानी क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। ठीक है, इसे हम शॉर्ट में क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म इसका नाम दिया था। और यह कब आया था, तो यह क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत आया था। कब आया था, तो क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत आया था। ठीक है, तो ये इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, स्वच्छ विकास युक्ति, इंग्लिश में कहेंगे क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। तो इतनी सारी क्वेश्चन हम लोगों ने इसमें देखा। होप आप लोगों को सभी यहाँ पर समझ में आया होगा। जो भी इससे रिलेटेड थोड़े आसपास की चीज़ों में हो सकता है आपको डाउट हो, तो उसके लिए आप जो वीडियो लेक्चर बना हुआ है उसको जाकर कंप्लीट देखिएगा, आपके सारे डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। लेकिन इतना मेरे ख्याल से आप लोगों के लिए जो MCQ क्वेश्चन रहा है वह हेल्पफुल रहा होगा, तो इसको आप कमेंट करके बताइएगा कि यह कैसा टाइप था
और इस टाइप के क्वेश्चंस आपको ईजिली समझ में आ रहे हैं या नहीं। अगर आ रहे होंगे तो इस टाइप के और भी क्वेश्चन हम लोग लेकर आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।